जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 381 से लेके 390 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। phreatic line is an earthen dam is 1 elliptical in shape, second an equipotential line, third the topmost flow line with zero water pressure, and fourth is approximately as a parabola। तो जैसा कि हम जानते हैं phreatic line हम लोग क्या बोलते हैं। phreatic line it is a topmost line of the earthen dam in which बिलो हमारा क्या रहता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और ऊपर क्या होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसा कि हम फ्रेटिक लाइन जानते हैं, इसे हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग फ्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है। और फ्रेटिक लाइन का हमारा शेप कैसा होता है, तो आपका पैराबोला होता है। जैसा कि हम यहाँ पे अर्थन डैम देख लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा सीपेज स्टार्ट होता है। तो जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है, मतलब ये वाला जो लाइन है, जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेटिक लाइन बोलते हैं। और फ्रेटिक लाइन का शेप कैसा है, तो शेप हमारा पैराबोला होता है, और इसके नीचे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है। और इसमें हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा फ्लो लाइन है, नॉट इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन है। मतलब हमारा फ्रेटिक लाइन क्या होता है, ये हमारा इट इज़ ए फ्लो लाइन होता है। इसका शेप हमारा पैराबोला होता है। ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है जिसके नीचे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और उसे हम लोग और भी बोलते हैं, इट इज़ लाइन विच सेपरेट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन। मतलब नीचे हमारा पानी है तो सैचुरेटेड जोन कहलाएगा, ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक है तो ये अनसैचुरेटेड जोन बोला जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ लाइन विच डिवाइड्स, ये हमारा सैचुरेटेड जोन है और ये हमारा अनसैचुरेटेड जोन है, तो उसे हम लोग फ्रेटिक लाइन बोलते हैं। तो चलिए, पहला दिया हुआ एलिप्टिकल इन शेप बिल्कुल गलत है क्योंकि पैराबोला शेप होता है। दूसरा दिया इक्विपोटेंशियल लाइन बिल्कुल गलत है, ये फ्लो लाइन होता है। तीसरा दिया टॉप मोस्ट फ्लो लाइन विथ जीरो वाटर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। फिर चौथा दिया है अप्रोक्सीमेटली एज ए पैराबोला, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला 1 2 3 गलत है, फिर दूसरा 2 3 4 गलत है। ऑप्शन सी 3rd and 4 इज ए राइट, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 382, ए सॉइल हैज मास यूनिट वेट गामा, वाटर कंटेंट W, the specific gravity of soil solid G, and unit weight of water gamma W, and S is the degree of saturation। जैसा कि हमको जानते हैं कि हमने आपको बताया था, गामा इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस में पानी है डिवाइडेड बाय 1 + E, यही हम लोग बोलते थे। मतलब G + ES गामा W बाय 1 + E। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाइए, तो 1/E इधर लिख लीजिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं G + ES गामा W बाय गामा लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है हमारा, WG/S होता है, तो हम लोग ES को जगह पे हम लोग WG भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ES के जगह पे आप लिख दीजिए WG लिख देते हैं। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/E G + WG बाय गामा इंटू गामा W लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/E, यहाँ पे हम लोग G कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे तो G कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + W इंटू गामा W बाय गामा बचेगा। तो हमको इसको फॉर्म में यहाँ पे आपको 1 को उस साइड लेके चले जाइए, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, G 1 + W गामा W बाय गामा -1 = E लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आपको डिवाइड कर दीजिए G से बोथ साइड में, डिवाइडिंग बाय G ऑन बोथ साइड। तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, E/G = G/G 1 + W गामा W बाय गामा -1/G लिख सकते हैं। तो ये G और ये G कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे E/G है, तो हम लोग E/G को लिख सकते हैं, W/S लिख दीजिए। यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख देते हैं W
बाय एस लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 1 प्लस डब्लू इंटू गामा डब्लू बाय गामा माइनस 1/g लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको s के टर्म में लिखना है, तो s के टर्म में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो w डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं गामा w, यहाँ पे 1 प्लस डब्लू माइनस 1/g लिख सकते हैं डिवाइडेड में, तो यही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। तो 1 प्लस डब्लू ऊपर है, गलत है, ऊपर में w दिया गया है मतलब सही है, नीचे हमारा गामा w 1 प्लस डब्लू मतलब b इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको सिंप्लीफिकेशन करके इनको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 383, शियर फेल्योर ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस व्हेन। अब आपको पता है कि शियर फेल्योर टेक्स प्लेस होता है ऑलवेज जब हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी मैक्सिमम होती है, मतलब हमारा ए इज द करेक्ट आंसर होगा। शियर फेल्योर हमेशा टेक्स प्लेस होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी पे, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 384, ए ट्राई एक्सियल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ग्रेनुलर सॉइल। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रेनुलर सॉइल मतलब सैंड दिया गया है, मतलब C इक्वल टू पहले ही 0 हो जाएगा। एट फेल्योर इक्वल टू 4, द इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेल्योर वाज 100 kPa एंड द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट फाई एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस एट द फेल्योर आर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 किसके बराबर दिया गया है, 4 के बराबर दिया गया है। यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 4 के बराबर दिया गया है, और आपको यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या, सिग्मा 3 आपको दी गई है 100 दी गई है। अब आपको बोला है वैल्यू ऑफ फाई निकालने के लिए और प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस निकालने के लिए, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाय यहाँ पे 100 इंटू 4, मतलब सिग्मा 1 कितनी निकल गई, 400 निकल गई। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस बोला है, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कर देंगे। सिग्मा 1 कितना है, 400 है, सिग्मा 3 कितना है, 100 है, मतलब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। चलिए हम लोग ढूंढते हैं पहले आंसर, हमारा डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होगी। तो 300 कहाँ है, पहला 570 है, गलत है, दूसरा 400 गलत है, तीसरा 300 है, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमको कैल्सी नहीं दिया गया, फाई तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं सी इज़ द करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग फाई भी निकाल लेते हैं। तो फाई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2 होता है। अब यहाँ पे ग्रेनुलर सॉइल है तो c इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगी। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 400 दी गई है। सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 400 बटे 100 इक्वल टू ये लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 45 प्लस 5/2 हम लोग √10 को लिख सकते हैं 10 63 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 45 प्लस 5/2 लिख सकते हैं, तो ये हट जाएगा, तो 63.44 इक्वल टू 45 प्लस 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 37 डिग्री आ जाएगी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 385, इन ए मोहर डायग्राम द पॉइंट एबव मोहर एनवेलप इंडिकेट्स। अब याद देखिएगा, मोहर डायग्राम में जो भी मोहर एनवेलप से ऊपर वाला पॉइंट इंडिकेट्स करता है इमेजिनरी कंडीशन। वो क्या इंडिकेट्स करता है, हमारा इमेजिनरी कंडीशन को बिहेव करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 386, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रैंकाइन थ्योरी एंड कूलम थ्योरी गिव द सेम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर व्हेन। पहला दिया है रिटेनिंग वॉल हैज़ वर्टिकल बैक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल हमारा क्या है, वर्टिकल बैक होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। फिर तीसरा दिया हुआ है एंगल ऑफ स्लोप ऑफ बैकफिल, दूसरा दिया बैकफिल ऑफ इज कोहेजनलेस, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, ये एजम्पशन था हमारा कि बैकफिल इज कोहेजनलेस। फिर तीसरा दिया है हमारा एंगल ऑफ स्लोप ऑफ बैकफिल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है।
चौथा दिया एंगल ऑफ स्लोप ऑफ द बैकफिल इज 0 डिग्री, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पांचवा दिया है एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन इज 0 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये बिल्कुल गलत है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। पहला दिया 1 2 3 5, बिल्कुल गलत है। 1 2 4 5, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 387, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कूलम अर्थ प्रेशर थ्योरी डज नॉट टेक द रफनेस ऑफ वॉल इनटू कंसिडरेशन। ये हमारा बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, क्योंकि कूलम अर्थ प्रेशर हमारा इट टेक्स द रफनेस ऑफ द वॉल इनटू कंसिडरेशन, उसने माना था। यहाँ पे लिखा है डज नॉट, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इन केस ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल मतलब क्या? कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले होता है, नॉन कोहेसिव मतलब सैंड होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आर इक्वल, बिल्कुल गलत है हमारा कि नॉन कोहेसिव सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल में हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर आर इक्वल नहीं होता है, मतलब ये भी गलत है। फिर तीसरा दिया हुआ है एनी मूवमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे दिया हुआ है तो मतलब एक्टिव प्रेशर होगा, तो सही बात है, एक्टिव प्रेशर कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अवे फ्रॉम द बैकफिल, मतलब तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। 1 एलोन आर करेक्ट गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट गलत है, 2 एलोन आर करेक्ट गलत है, ऑप्शन 3 एलोन आर करेक्ट, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 388, the rectangular footing B is to be placed at the depth below the groundwater table such that D by B is less than 2.5. The factor NC to be used in deciding to allowable bearing capacity for footing as a given by Scamptons is calculated using the equation NCR equal to NC for the rectangular footing and NCS equal to NC at सरफेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ट्रिकी दिया गया है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, हमको पता है कि डी बाई बी हमारा लेस देन 2.5 होता है, तो हम लोग एनसीआर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं स्कैम्पटन्स फैक्टर में, ये हमारा इक्वेशन होता है 5 1 प्लस 0.2 डी बाई बी ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 बी बाई एल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एन सी एस इक्वल टू एन सी एट सरफेस, मतलब एट सरफेस पे हमको निकालना है, ठीक है, एट सरफेस पे हम लोग को एन सी एस की वैल्यू निकालना है। सरफेस पूछा जाएगा तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। चलिए एन सी एस सरफेस पे पूछा गया 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2, यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगी, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 बी बाई एल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो एन सी एस इक्वल टू कितना बच जाएगा 5 ब्रैकेट में 1.2 बी बाई एल, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन सी आर की वैल्यू और एन सी एस की वैल्यू, तो एन सी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एन सी आर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0.2 डी बाई बी, यहाँ पे हो जाएगी एन सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, बहुत सारे बच्चे क्या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि सरफेस पे दिया गया, सरफेस पे हमारी डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी 1 प्लस 0.2 डी बाई बी एन सी एस। ढूंढिए आंसर, तो हमारा बी देखिए आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 डी बाई बी एन सी एस, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 389, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ लोकल शियर फेल्योर। पहला, फेल्योर इज सडन विथ वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड, बिल्कुल सही बात है कि फेल्योर हमारा सडन रहेगा वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड पे, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी सही है। फिर दूसरा दिया दिस फेल्योर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, ये बिल्कुल गलत है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के लिए हमारा एप्लीकेबल नहीं होता, सॉफ्ट सॉइल के लिए एप्लीकेबल होगा लेकिन वेरी कंप्रेसिबल सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर तीसरा दिया हुआ है फेल्योर इज प्रिसीडेड बाय लार्ज सेटलमेंट, मतलब फेल्योर होने से पहले वो लार्ज स्टेट सेटलमेंट होता है, ये बिल्कुल सही है हमारा ये लोकल शियर फेल्योर में, मतलब तीसरा हमारा पहला और तीसरा हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं पहला एंड तीसरा कहाँ पे है, तो पहला दूसरा एंड तीसरा गलत है, पहला दूसरा आर करेक्ट, तो फिर 2 and 3 आर गलत है, फिर चौथा हमारा 1 3 आर करेक्ट, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 390, the minimum center to center spacing of friction pile of diameter D as per the BIS code is option A 1.5D, option B 2D, option C 2.5D and option D 3D। अब यहाँ पे देखिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की बात कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे याद रखना है CEF,
ठीक है, आप ऐसा ही याद रखिए पहले CEF। सी मतलब क्या, कॉम्पैक्शन पाइल, फिर ई मतलब क्या, एंड बियरिंग पाइल्स, और एफ मतलब क्या, फ्रिक्शन पाइल। अब इसकी स्पेसिंग कैसे याद रखना है, कॉम्पैक्शन पाइल में हमको स्टार्ट करना है 2.5D से, फिर 5-5 का हटाइए हम लोग, टू एंड बियरिंग में हमको रखना है 3D में, और फ्रिक्शन में हमको लिखना है, क्या लिखना है हमको फ्रिक्शन में, सॉरी हमारा कॉम्पैक्शन में होता है 2D, और यहाँ पे एंड बियरिंग में होता है 2.5D, एंड इसमें होता है हमारा 3D। तो ऐसे याद रखना है 2, 2.5 और 3। तो कैसे याद रखना है, CEF, तो सी में सबसे पहले कम, फिर ई में 2.5D, एंड फ्रिक्शन पाइल में 3D होता है स्पेसिंग। तो चलिए ढूंढते हैं आंसर। 1.5D बिल्कुल गलत है, 2D होता है कॉम्पैक्शन पाइल का, 2.5D होता है एंड बियरिंग पाइल का, और D होता है हमारा 3D होता है फ्रिक्शन पाइल का। यहाँ पे फ्रिक्शन पाइल ही पूछा गया है, दैट्स वाई D इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।